नमस्कार। शुरुआत करते हैं ब्लड के ऊपर ही एक और वीडियो से। पिछले दो वीडियो में हम ब्लड कंपोजिशन और ब्लड ग्रुप दोनों के बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की सबसे पहले खोज किसने की? तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में विलियम हार्वे ने हमें बताया था। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में सबसे पहले विलियम हार्वे ने बताया। ब्लड सर्कुलेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेशन, एक होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। जब ब्लड किसी वेसल, किसी नली के मदद के बिना बहे, बॉडी कैविटी में ब्लड खुला ही बहे, तो उसे ओपन ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। और जब ब्लड किसी नस में बहे, किसी वेसल्स में बहे, नलों से जब नल, जैसे खेतों में पानी देते हैं, तो अगर खुला पानी बह रहा है तो वो ओपन ब्लड सर्कुलेशन होगा, और किसी पाइप के थ्रू पानी पहुंचाया जा रहा है तो वो क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होगा। अब जब खुला पानी चलेगा तो उसमें प्रेशर बहुत कम होगा, और पानी जब बंद चलेगा पाइप के अंदर तो प्रेशर से बहेगा। इसलिए जिन ऑर्गेनिजम्स में ब्लड ओपन सर्कुलेट करता है, खुले में बहता है, उनमें ब्लड प्रेशर बहुत लो होता है। वो एक्टिविटी बहुत स्लो कर पाते हैं, क्योंकि उनके शरीर की कोशिकांगों के पास ब्लड लेट पहुंचता है। शरीर के अंगों के पास जब ब्लड लेट पहुंचेगा तो काम भी स्लो करेंगे। मानव में ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है, ठीक है। इसलिए मानव का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कैसा होता है? बंद या क्लोज टाइप का। मानव का ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है? बंद या क्लोज टाइप का। खुला ब्लड सर्कुलेशन कीटों में पाया जाता है। मानव में ब्लड रक्त वाहिकाओं में बहता है। रक्त वाहिका दो प्रकार की होती हैं, एक होती है धमनी, एक होती है शिरा। ठीक है, धमनी और शिरा के लिए अधिकतर लोग कहते हैं धमनी शुद्ध रक्त लेके जाती है, शिरा अशुद्ध रक्त लेके जाती है, जबकि ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। प्रॉपर डेफिनेशन है धमनी और शिरा की कि धमनी हृदय से शरीर के सभी अंगों तक जाती है। जो हृदय से निकलती है उसको धमनी कहते हैं, और जो हृदय में आकर रुकती है या बाकी अंगों से निकलकर हृदय में आती है उसे शिरा कहते हैं। ठीक है, तो जो हृदय से निकल रही है, हृदय से शुरू होने वाली को धमनी कहते हैं, और बाकी अंगों से शुरू होने वाली ब्लड वेसल्स को शिरा कहते हैं। अब हृदय का काम है ब्लड की पंपिंग करना, ब्लड में प्रेशर जनरेट करना। तो धमनी में बहने वाले, क्योंकि धमनी हृदय से निकल रही है तो धमनी में बहने वाले ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा, इसलिए धमनी में बहने वाले ब्लड का प्रेशर 120 mmHg होता है। mmHg ब्लड प्रेशर को नापने की एक इकाई है जो मरकरी के सापेक्ष नापा जाता है। ठीक है, अब एक बार हम धमनी को समझते हैं, फिर हम शिरा को समझेंगे। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अब देखिए, धमनी के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, तो धमनी में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से धमनी की जो दीवारें हैं वो ज़्यादा मोटी लगानी पड़ेंगी, क्योंकि पतली दीवार होगी तो फट सकती है। इसलिए इस चित्र को ध्यान से देखिए, धमनी की दीवार थोड़ी मोटी होती है। जब दीवार मोटी होगी तो उसके अंदर का छेद, जिसको ल्यूमेन बोलते हैं, ल्यूमेन उसका छोटा होगा। तो धमनी का ल्यूमेन छोटा और दीवारें मोटी होती हैं। धमनी में प्रेशर से ब्लड सर्कुलेट करता है, इसलिए इसमें कोई भी वाल्व उपस्थित नहीं होता है, वाल्व अनुपस्थित होते हैं धमनी में। धमनी प्रेशर की वजह से धमनी को त्वचा के जस्ट नीचे नहीं रख सकते, नहीं तो उसमें कट लगने पर ब्लड बहुत तेजी से बाहर निकलेगा और रक्त का थक्का जमने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए त्वचा से नीचे गहराई में उपस्थित होती हैं। धमनी में शुद्ध रक्त, ये शुद्ध और अशुद्ध रक्त वाला मैं एक साथ समझा दूंगा। पहले इधर देखो, शिरा को समझते हैं। अब शिरा सभी अंगों से हृदय तक आती है। शिरा की परिभाषा ही है कि वो सभी अंगों से हृदय तक आने वाली ब्लड वेसल्स को हम शिरा बोलते हैं। जैसे धमनी में हाई प्रेशर था, शिरा में लो प्रेशर होगा, इसलिए शिरा का प्रेशर 80 mmHg के आसपास होता है। शिरा की दीवारें पतली होती हैं, क्योंकि ब्लड का प्रेशर कम है तो पतली दीवार से भी काम चल सकता है, तो दीवारें पतली होती हैं और ल्यूमेन बड़ा होगा। जब दीवार पतली होगी तो ल्यूमेन के लिए या अंदर के होलो स्पेस के लिए ज़्यादा जगह बच जाएगी, इसलिए ल्यूमेन बड़ा होगा और दीवारें पतली होंगी। शिरा में वाल उपस्थित होंगे, क्योंकि जब बॉडी से हार्ट की तरफ, ऊपर की तरफ ब्लड आएगा और उसका प्रेशर अगर कम है तो ब्लड वापस नीचे जाने की टेंडेंसी रखेगा। उस नीचे जाने से बचाने के लिए कुछ इस प्रकार से शिरा के अंदर वाल उपस्थित होते हैं जो एक तरफ ही खुलते हैं। अगर ब्लड का फ्लो में इस डायरेक्शन में समझूं तो शिरा के अंदर ऐसे वाल उपस्थित होते हैं जो ब्लड को इधर तो जाने देंगे लेकिन वापस नहीं आने देते हैं। ठीक है,
सिरा में वाल उपस्थित होते हैं और सिराएं त्वचा के बिल्कुल जस्ट नीचे होती हैं, त्वचा से जस्ट नीचे ही सिराएं उपस्थित होती हैं। इसीलिए जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं वो सिराओं में लगते हैं, क्योंकि स्किन के जस्ट नीचे सिरा उपस्थित होती हैं। सिरा सामान्यतः ब्लू कलर की नज़र आती है, इसलिए यहाँ डायग्राम भी मैंने ब्लू कलर का बनाया, और धमनी रेड कलर की नज़र आती है। यह मैंने रक्त के संगठन वाले वीडियो में बताया था कि जब रक्त ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो रेड कलर का दिखता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो थोड़ा ग्रीनिश कलर का दिखता है। ठीक है, अब समझते हैं शुद्ध और अशुद्ध रक्त का कन्फ्यूजन। देखिए, हृदय से निकलने वाला रक्त बाकी शरीर तक जाएगा तो वो शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, इसलिए ये जनरली शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेके जाती हैं धमनियाँ। लेकिन अपवाद स्वरूप जब हृदय से फेफड़ों में रक्त जाता है, जिनमें फुसफुस धमनी बोलती है, उनमें CO2 युक्त रक्त होता है। फुसफुस धमनी में CO2 युक्त रक्त होता है या अशुद्ध रक्त होता है, क्योंकि हृदय से फेफड़ों में जाने वाला रक्त शुद्ध होने के लिए जा रहा है। फेफड़ों में हमेशा CO2 वाला ब्लड भेजेंगे, जिससे वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके भेजेगा। यही कंडीशन सिरा के साथ भी होती है। इसको भी मैं अलग से बता दूंगा जब हृदय समझेंगे नेक्स्ट कुछ मिनटों में। तो फुसफुस सिरा में ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, क्योंकि इसमें फेफड़ों से ब्लड, फुसफुस सिरा फेफड़ों से हृदय तक आती है, तो फेफड़ों से जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजन युक्त होगा, क्योंकि फेफड़े शुद्धिकरण का काम करते हैं, हार्ट पंपिंग का काम करता है। कभी भी ये मत मान लेना कि हार्ट ब्लड को शुद्ध करता है। हार्ट ब्लड को सिर्फ पंप करता है, शुद्ध करने का काम फेफड़े करते हैं। इसलिए फेफड़ों से आने वाली सिरा शुद्ध रक्त लेकर आती है। ठीक है, इसी चीज़ को समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि मानव में रक्त संचरण कैसे काम करता है। हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि मानव में रक्त संचरण बंद प्रकार का होता है, क्लोज प्रकार का होता है। दूसरा होता है डबल सर्कुलेशन होता है, द्वि संचरण बोल सकते हैं, डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन का मीनिंग है कि हृदय से 2 बार रक्त गुजरता है। मैंने यहाँ हार्ट बनाया, हार्ट बना दिया मैंने बिल्कुल हिंदी साहित्य वाला, जबकि हार्ट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, हार्ट का कैसा डायग्राम होता है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे। और जब बिल्कुल हिंदी साहित्य का बना ही दिया तो इसमें और मैं शादी वाला बना देता हूँ, इसमें तीर मार देता हूँ, ये लो। ठीक है, लेकिन ऐसा हार्ट होता नहीं है। तुम्हारे समझने के लिए तो वेरी बेस्ट है। ठीक है, अब देखो, मैं हार्ट को समझोगे, मैं मानता हूँ कि शरीर से चल के शरीर के सभी अंगों से, शरीर के अन्य अंगों से रक्त ब्लड वेसल्स के थ्रू हृदय में आ रहा है। ठीक है, जब शरीर के अन्य अंगों से रक्त हृदय में आएगा तो हृदय उसको पंप करके वापस भेज देगा फेफड़ों के पास। हृदय से कहाँ जाएगा? फेफड़े के पास। फेफड़ा रक्त का करेगा शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण करेगा। और शुद्धिकरण का मतलब है ऑक्सीजन ऐड करेगा इसमें। तो यहाँ से आने वाला ब्लड किस प्रकार का था? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। ठीक है, और ये रक्त भी कैसा था? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। ठीक है, अब ये शरीर से हृदय की तरफ आ रही है तो ये क्या हो गई? सिरा। शरीर से हृदय की तरफ आने के कारण इसको हम क्या बोल देंगे? सिरा। और ये हृदय से निकल कर जा रही है, इसको हम बोल देंगे धमनी। और फेफड़ों में जा रही है इसलिए फुसफुस धमनी। ठीक है, फेफड़ों में जाने वाली धमनी फुसफुस धमनी। अब फुसफुस धमनी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त लेकर जा रही है। ठीक है, अब फेफड़े इसको शुद्ध करने के बाद में वापस हार्ट को भेजेंगे। जब ये हार्ट को आएगा तो शरीर से हृदय की ओर आने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या बोलते हैं? सिरा। शरीर से हृदय की तरफ आने वाली रक्त वाहिका होती है सिरा। और ये फेफड़ों से आ रही है इसलिए ये हो गई फुसफुस सिरा। लेकिन फुसफुस सिरा के पास कैसा रक्त है? जो ऑक्सीजन, क्योंकि फेफड़े ने इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो ऑक्सीजन युक्त रक्त है। अब हृदय इसको पंप करके बाकी शरीर को भेज देगा। तो बताओ, हृदय से निकलने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहते हैं? धमनी। और धमनी में कौन सा रक्त होगा? ऑक्सीजन युक्त, क्योंकि ये फेफड़े से शुद्ध होकर आया है। सभी सिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, लेकिन फुसफुस सिरा में ऑक्सीजन युक्त होता है। सभी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, लेकिन फुसफुस धमनी में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। ये समझ आ रहा है? अब इस पूरे चक्र में एक बार ब्लड हार्ट में गया, फिर फेफड़ों से होते हुए दोबारा ब्लड हार्ट में आया और फिर शरीर में गया। तो हार्ट एक चक्कर में 2 बार ब्लड पंप कर रहा है।
मान लीजिए ये एक कोई ब्लड की 1 ml ब्लड है, एक ब्लड की बूंद है, रक्त की एक बूंद है। ये पहले हार्ट में जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, इसको हार्ट पंप करेगा, फर्स्ट पंपिंग। फिर ये वापस हार्ट में आएगी शुद्ध होकर, फिर हार्ट इसको पंप करेगा और फिर ये वापस अपने मूल स्थान पे आएगी। तो एक ही चक्र में हार्ट ने 2 बार पंपिंग की, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। तो मानव में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये होगा कि मानव में रक्त परिसंचरण कैसा होता है, तो बंद होता है और डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, बंद और द्वि परिसंचरण, बंद होता है और द्वि संचरण या परिसंचरण। ठीक है, इसकी हिंदी वर्ड देख लेना। अब समझते हैं हृदय, हृदय का क्या आकार है, हृदय कैसे काम करता है। सर्कुलेशन समझ आता है, बॉडी में कैसे ब्लड फ्लो करता है, बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, बॉडी से हार्ट, हार्ट से फेफड़े, फेफड़े से वापस हार्ट और हार्ट से वापस बॉडी, इस तरीके से ब्लड फ्लो करता है। अब हार्ट कैसे काम करता है उसको समझते हैं। हार्ट का आकार ऐसा नहीं होता है, ठीक है, हार्ट का आकार होता है ऐसा। ठीक है, अब ये क्या है, एक एक चीज़ को समझते हैं। हार्ट को पढ़ते टाइम हार्ट हमेशा खुद का नहीं पढ़ते भाई, हार्ट हमेशा सामने वाले का हार्ट पढ़ते हैं, खुद का हार्ट कभी भी स्टडी नहीं करते, क्योंकि एक्चुअली जो फिजियोलॉजी की चीज़ें, जो मानव आकारिकी की चीज़ें, वो मेडिकल साइंस के डॉक्टरों के टर्म्स में बनाई गई हैं। तो डॉक्टर सामने वाले का हार्ट देखेगा, खुद का थोड़ी देखेगा। इसलिए जो हमारे लेफ्ट में है वो सामने वाले के राइट में होता है, और हमारे जो राइट में वो सामने वाले के लेफ्ट में होता है। इसलिए ये साइड तो हो जाएगी राइट और ये साइड हो जाएगी लेफ्ट। ठीक है, ये भी याद रखना। अब देखो, ऊपर वाले जो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, एक हार्ट में होता है 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर। ऊपर के दोनों चैम्बरों को आलिंद बोलते हैं, नीचे के दोनों चैम्बरों को निलय बोलते हैं। ऊपर के चैम्बर थोड़े छोटे होते हैं, नीचे के चैम्बर थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, अब मैं ये चारों चैम्बरों का नामकरण कर देता हूँ एक बार। तो ऊपर वाला हो गया दायां आलिंद, और दायां आलिंद के नीचे दायां निलय, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, बायां आलिंद और बायां निलय। अब इस चीज को समझ लोगे तो पूरा हार्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, यह है सिरा या वेना कावा, सिरा है। ठीक, ये संपूर्ण शरीर में से रक्त को लाकर कहाँ डाल रही है, दायां आलिंद में। दायां आलिंद में रक्त इकट्ठा होता रहता है, दायां आलिंद भरता रहेगा। पूरे शरीर का वेना कैवा या महासिरा, इसको क्या कह सकते हैं हम, महासिरा, ये पूरे शरीर से लाकर इस दायां आलिंद में ब्लड को इकट्ठा करती है। अब बताओ, ये सिरा है तो इसका ब्लड कैसा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड। इसके साथ में आपको एक छोटी शिरा और दिख रही होगी, ये कोरोनरी शिरा है, ये हृदय की शिरा है। ठीक है, तो ये हृदय से ब्लड ला के डाल रही है, इसलिए मैंने इसको अलग से रख दिया। ठीक है, जब सारा रक्त दायां आलिंद में इकट्ठा हो जाएगा तो दाएं आलिंद से ये रक्त बाएं आलिंद की तरफ मूव करेगा। दाएं आलिंद से ये रक्त जब बाएं आलिंद की तरफ मूव करेगा तो ये एक वाल्व से होकर गुजरेगा। अब देखो, इन वाल्व को देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये सिर्फ नीचे की तरफ खुल सकते हैं, वापस ऊपर की तरफ नहीं खुल सकते। ठीक है, इनका नाम, इस वाल्व जो है ये, इसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिपटक या त्रिवलय, कुछ ऐसे नाम है इसका। ठीक है, इंग्लिश में याद रख लो, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ये भी मैं याद करने की ट्रिक बता दूंगा। जब अशुद्ध रक्त सारा दाएं आलिंद से दाएं नीले में आ गया तो दायां नीला इसको पंप करेगा, दायां नीला इसको पंप करेगा, और ये अब ऊपर इसमें से तो वापस जा नहीं सकता क्योंकि ये वाल्व है, तो रिटर्न नहीं होता। और यहाँ से ये फुसफुस धमनी में जाएगा। रक्त हृदय से निकलने वाली को रक्त वाहिका को क्या बोलते हैं, धमनी, और ये कहाँ जाएगी, फेफड़े में, इसलिए इसका नाम हो गया फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी के पास कैसा रक्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त।
क्योंकि ये आया ही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड युक्त था शरीर से, और यही निलय में आया। अभी इसका कोई शुद्धिकरण नहीं हुआ, यही फुसफुस धमनी के थ्रू फेफड़ों में चला गया। फेफड़ों में ये रक्त शुद्ध होगा और फुसफुस सिरा को दे दिया जाएगा, क्योंकि ये हृदय की ओर आ रही है, इसलिए ये क्या होगी, फुसफुस सिरा। तो ये क्या होगी, फुसफुस सिरा। सिराओं को मैंने नीले कलर से बनाया, फुसफुस सिरा। अब फुसफुस सिरा फेफड़े से आ रही है, तो इसके पास रक्त कैसा होगा, ऑक्सीजन युक्त। इसके पास रक्त होगा ऑक्सीजन युक्त। इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर ये कहाँ आएगी, ऑक्सीजन युक्त रक्त को ये गिराएगी पूरा बाएं आलिंद में। बायां आलिंद भरने के बाद इस रक्त को इस वाल्व के थ्रू इसको बाएं नीले में गिराएगा, और इस वाल्व को हम बोलते हैं बाईकस्पिड या द्विपटक या द्विवलय, कुछ ऐसे नाम है इसका, बाईकस्पिड वाल्व। अब देखो ये याद कैसे रहेगा, बाई को अगर मैं 2 मान लूँ, क्योंकि बाई वर्ड 2 के लिए, इसमें 2 कस्पिड होते हैं, 2 पटक होते हैं, उनकी वजह से इसका नाम बाईकस्पिड है, और इसका नाम 3 मान लेता हूँ। तो किसी का भी सीना 32 इंच का होगा या 23 इंच का होगा, तो भाई 32 का ही होना चाहिए, ज़्यादा का ही, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में 3, बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में 2। इसको 32 की तरह याद रख लेना। मोदी जी तो तुम हो नहीं कि तुम्हारा 56 इंच का सीना हो, तो तुम्हारा कितना हो सकता है, 32 का, ठीक है। तो 32, 3, 2, दायां बायां, आलिंद नीले 3, 2, ऐसे याद रख सकते हो इसको, ठीक है। अब सारा ऑक्सीजन युक्त रक्त फुसफुस सिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं निलय में आ गया। बायां निलय यहाँ से इस रक्त को पंप करेगा, और ये महाधमनी के थ्रू, किसके थ्रू बाहर आएगा, महाधमनी। अब ये धमनी है, महाधमनी, और इसमें कैसा युक्त होगा, ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा। अब देखो आपने, और ये पूरे शरीर में जाएगा, कंप्लीट शरीर में जाएगा, ठीक है। अगर इस चित्र को ध्यान से देखोगे तो जो दायां भाग है, दाएं भाग में पूरा अशुद्ध रक्त आता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आता है, और बाएं भाग में शुद्ध रक्त आता है। बाएं भाग शुद्ध रक्त से भरा हुआ रहता है, इसलिए दाएं भाग की तरफ मैं कार्बन डाइऑक्साइड लिख देता हूँ, और बाएं भाग की तरफ मैं CO2 लिख देता हूँ। दाएं भाग में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रखता है, और बाएं भाग में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, ठीक है। अब इसमें समझने की कुछ चीज़ें और बचती हैं। इन दोनों धमनियों पर, महाधमनी और फुसफुस सिरा, इन दोनों के ऊपर भी यहाँ इस पोजीशन पर वाल लगे होते हैं, जिससे कि ये ब्लड जब वापस ऊपर जाए तो ये बैक फ्लो नहीं हो। इस बैक फ्लो को बचाने के लिए यहाँ 2 वाल्व लगे होते हैं इन जगह। उन वाल्व को बोलते हैं सेमी लूनार वाल्व, सेमी लूनार वाल्व। इन वाल्व को क्या बोलते हैं, सेमी लूनार वाल्व। ये तो हो गया हार्ट में ब्लड का फ्लो, कि ब्लड हार्ट में कैसे फ्लो करता है। दायां भाग कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, बायां भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त है। सिराएं लाके आलिंद में डालती हैं, धमनियां निलय से निकलती हैं, ठीक है। लेकिन हार्ट कभी भी ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता है। हार्ट खुद का कंट्रोल खुद करता है, खुद की पल्स खुद जनरेट करता है। हार्ट की धड़कन कितनी होती है, तो सामान्य धड़कन होती है 72 पर मिनट, 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, 0.8 सेकंड एक धड़कन के लिए। और धड़कन की आवाज़ जो हमें महसूस होती है वो इन ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व के खुलने से एक साउंड जनरेट होती है, और जो दूसरी धक है, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में लब और डब बोलते हैं, वो सेमी लूनार वाल्व के बंद होने से बनती है। तो एक आवाज़ तो बनती है ये 32 वाल्व ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के बंद होने से, एक आवाज़ बनती है सेमी लूनार के बंद होने से, और दोनों आवाज़ों को मिलकर एक धड़कन माना जाता है। तो ऐसी 72 बार धड़कता है 1 मिनट में हमारा दिल, ठीक है। अब इन धड़कनों को जनरेट करने का, इन पंपिंग के लिए एनर्जी, निलय से जो पंप होता है ब्लड, उसके लिए एनर्जी जनरेट करने का काम हृदय खुद करता है। और यह काम इलेक्ट्रिक पल्सेस के रूप में होता है, करंट के रूप में होता है। और उस करंट को जनरेट करने का काम तो करता है, यहाँ एक जनरेटर होता है या एक नोड होता है
जिसको हम बोलते हैं SAN, साइनो आर्ट्रियल नोड। SAN को मैं यहाँ फुल फॉर्म करके लिख देता हूँ, SAN साइनो आर्ट्रियल नोड। दूसरा एक होता है AV नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, ये दो नोड है। तो SAN ये इस जगह होता है और दोनों होते दाएं आलिंद में। दोनों की स्थिति कहाँ है? दोनों दाएं आलिंद में उपस्थित होते हैं, दोनों दाएं आलिंद में उपस्थित होते हैं। ठीक है, कई बार इनकी स्थिति पूछ ली जाती है कि उपस्थित कहाँ होते हैं। और SAN जो है, SAN पेस मेकर है, मतलब पेस बनाता है, धड़कन बनाता है। और AV नोड पेस सेटर है, पेस सेटर मतलब ये सेट करता है, रेगुलेट करता है, या इसको पेस रेगुलेटर भी बोल देते हैं, पेस रेगुलेटर। ठीक है, तो SAN जो है वो धड़कन जनरेट करता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करता है। उस इलेक्ट्रिक पल्स को कैच करने का काम करता है AV नोड, AVN उसको कैच करने का काम करता है। फिर ये AVN इन इलेक्ट्रिक नोड्स को इन पुरकिंजे फाइबर्स को यहाँ लिख देता हूँ, पुरकिंजे तंतु या पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे तंतु। ये पुरकिंजे तंतु जो है वो इस हृदय की जो वाल है, हृदय की जो दीवार है, इसको पुश करते हैं, इसमें करंट जनरेट करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से हृदय एक एनर्जी जनरेट करता है और इनको पुल बैक कर पाता है। अब कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं वो और नोट कर लो, फिर इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। एक तो हृदय के बाहरी आवेश को क्या बोलते हैं? जो हृदय के बाहरी कवर है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। हृदय के बाहरी आवेश को बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, ठीक है। ये बाहर का जो, अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं पेरिकार्डियम को, तो कुछ एक ऐसी लेयर में बना सकता हूं जो हृदय को बाहर से पूरा कवर करके रखती है, जो हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है। इसका काम क्या है? सुरक्षा प्रदान करना। हृदय पर कोई सीधा आघात या कोई चोट हृदय को सीधा महसूस नहीं हो, इसलिए पेरिकार्डियम होती है। और एक चित्र पर भी अगर आप गौर करोगे तो एक चीज़ दिखेगी कि बायां निलय की जो दीवार है वो सबसे ज़्यादा मोटी है, और बायां निलय की भित्ति सबसे ज़्यादा मोटी होने का कारण है क्योंकि बायां निलय को पूरे शरीर को महाधमनी के थ्रू पूरे शरीर को ऑक्सीजन, ब्लड की सप्लाई करनी होती है, तो उसको ज़्यादा प्रेशर जनरेट करना होता है, और इस ज़्यादा प्रेशर जनरेट करने के कारण उसकी दीवारें ज़्यादा मोटी होती हैं। जबकि दायां निलय को सिर्फ फेफड़ों तक ब्लड पहुंचाना है, बायां निलय को कंप्लीट शरीर तक ब्लड पहुंचाना है, इसलिए उसकी दीवारें ज़्यादा मोटी होती है। ठीक है, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट की तरह क्लिक कर सकते हो। यह हार्ट का डायग्राम है। हार्ट में इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने का है। ठीक है, एक बार मैं वापस हल्का रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। धमनी और शिराओं के अंतर, ये भी कई बार इंपॉर्टेंट होते हैं, इसकी भी चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसका अपवाद स्वरूप फुसफुस धमनी और फुसफुस शिराएं, जो कि धमनी, फुसफुस धमनी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त और फुसफुस शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके जाती है। ठीक है, चलो इसको कंक्लूड करते हैं। रक्त का टॉपिक अब खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक या तो डाइजेशन या इकोसिस्टम में से किसी एक को उठाएंगे और इसी तरह चलते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।